डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की समस्या के विषय में। हड़प्पा के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में यह सभ्यता पतनोन्मुख रही। इस काल के बर्तन निम्न कोटि के हैं, वहीं यहाँ से जो भवन हमें प्राप्त होते हैं वो भी छोटे छोटे हैं। इतिहासकारों में अब इस विषय पर आम सहमति है कि इतने विशाल और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में फैली और अनेक महत्वपूर्ण नगरों वाली हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी एक आकस्मिक घटना या कारण विशेष के वजह से नहीं हुआ था। इस सभ्यता का पतन विभिन्न कारणों के संयोग से हुआ। संभवतः एक स्थल पर भी इसके अंत के अनेक कारण रहे होंगे, ऐसा आधुनिक शोध में सामने आता है। इस सभ्यता के पतन के कारणों को लेकर अलग अलग विद्वान अपनी अलग अलग राय व्यक्त करते हैं और अपने अलग अलग सिद्धांत देते हैं। इनमें पहला सिद्धांत है बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वान हैं रेइक्स। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ और भूकंप की वजह से हुआ। ये बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, बल्कि इनका मानना है कि भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता में भयंकर बाढ़ आई और उसी की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक उत्खनन से ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के नगरों में समय समय पर बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक उत्खनन से भी हमें भयंकर बाढ़ और मलबे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि इस शहर में पुनर्निर्माण का सिलसिला कम से कम 3 बार चला। मोहनजोदड़ो में 3 बार बाढ़ आई और एक के बाद एक करके 3 बार यहाँ पर पुनर्निर्माण किया गया। यहाँ पर वर्तमान भूतल से 80 फीट ऊंचाई तक कई स्थानों पर हमें मिट्टी के ढेर मिले हैं, जो विनाशकारी बाढ़ के संकेत देते हैं। विद्वान रेइक्स का मानना है कि इस प्रकार की असाधारण बाढ़ भूकंप के कारण ही आई होगी और ऐसा अनुमान लगाते हैं कि बार बार आने वाली बाढ़ से परेशान हड़प्पावासी संभवतः इन बस्तियों को छोड़कर चले गए होंगे। अब इस सिद्धांत को मानने में हमारे सामने ये समस्या आती है कि इसमें सिंधु नदी तंत्र के बाहर की बस्तियों के पतन का क्या कारण था, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के विनाश की बात तो कही गई है, लेकिन बाहर के जो नगर हैं, जैसे कि लोथल, कालीबंगा, जो कि सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में बसे हुए थे, उनका पतन कैसे हुआ यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता। अब हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह सिद्धांत है पर्यावरण एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों की प्रतिकूलता का। इस मत के
मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं टीपी अग्रवाल, माधव स्वरूप वत्स तथा ए घोष। इन विद्वानों का मानना है कि चरागाहों के अत्यधिक उपयोग के कारण भूमि शुष्क हो गई और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण जो नदियां इस क्षेत्र में बहती थी उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। विद्वान माधव स्वरूप वत्स का मानना है कि हड़प्पा नगर के विनाश के लिए रावी नदी पूर्णतः उत्तरदायी है, क्योंकि रावी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया था। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, उसकी खुशहाली का कारण रावी नदी का जल था, जिसकी वजह से हड़प्पा वासी अपना कृषि कार्य करते थे। इस नदी के मार्ग परिवर्तन करने से हड़प्पा वासियों के लिए स्थिति प्रतिकूल हो गई। रावी नदी जो हड़प्पा नगर के बिल्कुल समीप बहती थी, अब दूर हटती चली गई। आज यह नदी लगभग हड़प्पा से 6 मील की दूरी पर बहती है। इसी प्रकार घग्गर और उसकी सहायक नदियों ने भी अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। ये मार्ग परिवर्तन पारिस्थितिक असंतुलन की वजह से हुआ। कालीबंगा क्षेत्र में इस संस्कृति के अंत का कारण घग्गर नदी का सूख जाना माना जा सकता है। इस सिद्धांत के संबंध में अन्य विद्वानों का मानना है कि ये सिद्धांत रोचक तो है, पर इसमें कुछ समस्याएं भी है। इस संबंध में अभी हमें और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। तीसरा कारण है जो हड़प्पा सभ्यता के पतन को स्पष्ट करता है, वो है बर्बर आक्रमण। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वान मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता को बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा और इन बर्बर आक्रमणों के कारण ही इस सभ्यता का पतन हो गया। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और हिंसा के कुछ चिन्ह पुरातात्विक उत्खनन में विद्वानों को मिलते हैं। यहाँ से हमें एक स्थान पर कई खोपड़ियों को एक साथ डाल देने के संकेत मिलते हैं। इसी चरण में हमें नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। हड़प्पा के परवर्ती अवस्था के एक कब्रिस्तान से हमें नए प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जो इन बस्तियों में नए लोगों के आगमन का संकेत देते हैं। ये सभी तथ्य विदेशियों के आगमन या आक्रमण का संकेत देते हैं, ऐसा विद्वान मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है। इनके अनुसार आक्रमणकारी आर्यों ने सिंधु प्रदेश की बस्तियों को उजाड़ दिया। विद्वान मॉर्टिमर व्हीलर के इस कथन या इस सिद्धांत के संबंध में अन्य विद्वान ये तर्क देते हैं कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों और आर्यों के मध्य कड़ा संघर्ष हुआ, या इस बात के भी कोई अन्य हमें महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त नहीं होते कि हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बाहर से विदेशियों के आक्रमण हुए। जो प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक उत्खनन से, वो पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं करते कि हड़प्पा वासियों को बर्बर आक्रमण का सामना करना पड़ा। चौथा और अंतिम सिद्धांत है हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता का, अर्थात इन विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ, बल्कि इनका
नगरीय चरण समाप्त हो गया और ये सभ्यता आगे जीवित रही। इस सिद्धांत को देने वाले दो प्रमुख विद्वान हैं मलिक और पौसेल। 1960 तक इतिहासकार मानते रहे कि हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक हुआ, किंतु इसके बाद पहली बार मलिक और पोसेल नाम के इन दो विद्वानों ने एक नया मत प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ, बल्कि केवल नगरीय चरण समाप्त हुआ था। नगर केंद्रित अर्थव्यवस्था से संबंध कार्यकलाप समाप्त हो गए, जैसे कि एक रूप लेखन, एक ही प्रकार की मोहरें, बांट, मिट्टी के बर्तन, हथियार व औजार इत्यादि। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और विशेषकर मोहनजोदड़ो में हमें नगर के अंतिम चरण में नागरिक जीवन में हास दिखाई देता है। इस प्रकार जो परिवर्तन आए वे केवल नगर चरण की समाप्ति के ही सूचक है। छोटे छोटे गांव और कस्बे तब भी बने रहे, ऐसा इन विद्वानों का मानना है। डियर स्टूडेंट्स, जब तक नए शोध और नए अन्वेषणों से हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में कुछ ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक हमें इन्हीं सिद्धांतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए इन सिद्धांतों के आधार पर ही हम हड़प्पा सभ्यता के पतन की समस्या को समझ सकते हैं। लेकिन पुरातात्विक उत्खनन में जब कभी हमारे सामने नए तथ्य प्रकट होंगे तो हो सकता है कि इस सभ्यता के पतन के विषय में हमें कुछ नई जानकारी प्राप्त हो।